इंटेलिजेंसी थ्योरी, यही है ना, theories of intelligence, two factor theory, थ्रस्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी एंड गिलफर्ड की थ्योरी इन्वॉल्विंग ए मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट। निकालिए। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी, ठीक है, हमारी क्या है इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या है आपकी थ्योरीज को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, हमारी जो इंटेलिजेंसी की थ्योरीज है उसमें है हमारी यूनिटरी थ्योरी, उसके बाद है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी एंड कैली थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। यानी कि 5-6 टाइप की आपकी क्या है इंटेलिजेंसी थ्योरी दे रखी है, लेकिन आपको ये सारी नहीं करनी है। मैं ओवरव्यू सबका दूंगी, लेकिन आपकी क्या दे रखा है सिलेबस के अंदर आपकी एक तो दे रखा है टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है, एक है आपकी थ्रस्टन की थ्योरी और एक है आपकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ठीक है, इन तीन को ही आपको क्या करना है पेपर के अकॉर्डिंग लर्न करना है। तो सबसे पहले बात आती है यूनिटरी थ्योरी, ठीक है, यानी कि वन फैक्टर थ्योरी भी इसको बोलते हैं। इसको क्या है भाई जॉनसन और स्टर्न ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारे इंटेलिजेंसी है वह क्या है हमारी एक पावर है जो व्यक्ति की सभी एक्टिविटीज को क्या करती है इफेक्टेड करती है। तो इस विचार पर बिने तथा टर्मन ने भी बल दिया और ये सभी साइकोलॉजिस्ट बुद्धि को एक ही सिंगल फंक्शन मानते थे, यानी कि बुद्धि क्या है एक ही सिंगल फंक्शन है और इसी से हम क्या है बेटर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जो हमारी बुद्धि है एकमात्र शक्ति कार्य है और इसी के द्वारा हम उत्तम निर्णय लेने की योग्यता रखते हैं। देखिए भाई जो हमारी वन फैक्टर थ्योरी है वो किसने दी है जॉनसन और स्टर्न ने दी है और उनके अनुसार क्या है जो हमारी इंटेलिजेंसी है वो क्या है सिर्फ वन फैक्टर है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति की जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो हमारी बुद्धि से हमारे इंटेलिजेंसी से प्रभावित होती है। ठीक है, और बिने तथा टर्मन थे उन्होंने भी यही बोला है कि जो हमारा क्या है जो इंटेलिजेंसी है वह सिंगल फंक्शन मानते हैं। ठीक है, अब इसने बताया गया है इसके दोष क्या क्या है भाई। इस सिद्धांत की आलोचना भी थे, यानी कि कुछ तो क्या थे इसके फेवर में थे और कुछ क्या थे इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, तो फेवर में थे जो उन्होंने तो इसको अच्छा बताया, बोला कि एक ही फैक्टर होते हैं, लेकिन जो अगेंस्ट थे उन्होंने बोला कि जो हमारे इंटेलिजेंस है उसमें सिर्फ एक कार्य नहीं है, हम बहुत सारे कार्य करते हैं, हमारी बुद्धि हमारे अंदर है तभी क्या है हम कुछ काम कर पाते। इसलिए उन्होंने क्या है वन फैक्टर को मना कर दिया कि बुद्धि में सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता। दूसरा सिद्धांत ये भी अस्वीकार किया कि सभी क्रिया समान रूप से प्रभावित होती हैं, जो कि सत्य नहीं है। इसे ये जो सिद्धांत है ये बोलता है कि जितनी भी एक्टिविटी है वो समान रूप से प्रभावित होती है, लेकिन ये बात सही नहीं है। कोई भी ऐसा तत्व नहीं बताया जा सकता जिसे भाव या बुद्धि लिया जा सके। ठीक है, तो ये था वन फैक्टर थ्योरी का, इसको जस्ट आपको पढ़ना है। आपके अंदर आती है टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी पे आ जाइए सीधा। द्वि कारक सिद्धांत इसको बोला है। ठीक है, स्पीयरमैन ने दी भाई जो द्वि कारक सिद्धांत था आपकी टू फैक्टर थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई स्पीयरमैन के द्वारा दी गई 1904 में। ठीक है, उन्होंने क्या माना कि जो हमारी इंटेलिजेंसी है उसमें दो फैक्टर होते हैं, एक को जी से डिनोट किया और एक को एस से डिनोट किया। जी होता है जनरल फैक्टर, एस होता है हमारा स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, यानी कि हमारी जो बुद्धि है वह सामान्य और विशिष्ट कारकों से जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर से मिलके बनी है। ठीक है, यानी कि जब भी कोई भी हम इंटेलेक्चुअल बुद्धि से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो ये दोनों फैक्टर जर्नल और स्पेसिफिक यानी कि सामान्य और विशिष्ट दोनों उस काम को करने में भागीदार रहते हैं। ठीक है, ये दी है इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी। उसके बाद क्या है स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग डिफरेंट मानसिक कार्य एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, अर्थात एक मानसिक योग्यता पर प्राप्त अंक दूसरी मानसिक योग्यता पर प्राप्त अंकों से कोरिलेटेड होते हैं। स्पीयरमैन का मतलब ये है कि ये जो हमारा मेंटल जो वर्क है वो एक दूसरे से यानी कि जो जनरल फैक्टर है और जो हमारा स्पेसिफिक फैक्टर ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, यानी कि एक मेंटल एबिलिटी
एबिलिटी हमारी से पर प्राप्त अंक दूसरी मेंटल एबिलिटी पर प्राप्त अंकों का आपस में क्या होता है, कोरिलेशन होता है। स्पीयरमैन कहते हैं कि जितनी भी हमारी मेंटल एक्टिविटी होती है उसमें संपन्नता का शारीरिक कार्यों के कौशलों से नेगेटिव कोरिलेशन होता है। स्पीयरमैन ये बोलते हैं कि जो हमारे फिजिकल वर्क होते हैं, फिजिकल वर्क से हमारा जो बुद्धि का जो काम है, इनका नेगेटिव रिलेशन उन्होंने बोला है। ठीक है, स्पीयरमैन इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि जो पॉजिटिव कोरिलेशन से अभिप्राय है जर्नल फैक्टर का क्रियाशील होना और बुद्धि में जर्नल फैक्टर की विशेषताओं का होना। स्पीयरमैन ने देखो सबसे पहले तो ये बात रखनी है, दो फैक्टर थ्योरी, दो कारक इन्होंने बताए हैं, एक को जी से डिनोट किया है, एक को एस से डिनोट किया है। जी फॉर जनरल फैक्टर, एस फॉर स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कि कोई भी काम होगा तो ये दोनों फैक्टर क्या है, आपस में को रिलेटेड रहेंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, हमारे काम को भी इफेक्ट करेंगे। अब ये मानते हैं स्पीयरमैन, ये मानते हैं कि दोनों का संबंध होता है, लेकिन जब हम मानसिक कार्य करते हैं तो उसमें शारीरिक कार्य की हमें कोई जरूरत नहीं है, और जब हम शारीरिक फिजिकली वर्क कर रहे हैं तो वहां पर हमें मेंटलिटी की कोई जरूरत नहीं है। तो इन्होंने बोला फिजिकल वर्क का और जो हमारी मेंटली वर्क का है उनका नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, और दूसरी बात बोला कि अगर हम कोई हमारा मेंटली जो काम करते हैं तो उसमें जर्नल फैक्टर क्या हो जाता है, हमारा एक्टिव हो जाता है। अब इन्होंने जर्नल फैक्टर की बात की कि जर्नल फैक्टर हमारी कौन कौन सी एक्टिविटी में काम आता है, और उसके बाद स्पेशल फैक्टर हमारे कौन कौन से डिसीजन में साथ देता है। तो सबसे पहले बात आती है जर्नल फैक्टर की। तो जर्नल फैक्टर क्या है, जर्नल मेंटल एनर्जी होती है, ये न तो बढ़ती है और न ही क्या है, घटती है। यह क्या है, हमारी यूनिवर्सल है और जन्मजात है, यानी कि हमारे बुद्धि के जो सामान्य सिद्धांत है वो क्या होती है हमारी, एक तो मानसिक शक्ति होती है ये, दूसरा जो हमारे सामान्य कारक है बुद्धि के वे न तो बढ़ते हैं और न ही घटते हैं, ये हमारे जन्मजात होते हैं, यानी कि कुछ बुद्धि की विशेषताएं तो हमारी क्या होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, ये प्रत्येक जीवन के जो भी हम काम करते हैं जो हमारे दिमाग से जुड़े हुए हैं वो सारे जर्नल फैक्टर के कारण ही होते हैं। और जर्नल फैक्टर जो होता है, सामान्य जो कारक होता है, सब व्यक्तियों में क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। और जिन व्यक्तियों के पास जर्नल फैक्टर की अधिकता होती है वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। ठीक है, ये तो बताया इन्होंने जो जी फैक्टर था हमारी इंटेलिजेंसी में। एक इन्होंने बताया था एस फैक्टर। एस फैक्टर क्या है, वशिष्ठ कारकों को वातावरण से अर्जित किया जाता है, ये जन्मजात नहीं होते। ठीक है, ऐसे जो फैक्टर है ये क्या है, हमारा इन्वायरमेंट से हम इसको एक्वायर करते हैं, ये हमारा जन्मजात नहीं होता, यानी कि कुछ चीजें क्या है हम स्पेसिफिक ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई विशिष्ट काम करना है, विशिष्ट काम का मतलब मान लीजिए आपको सीए करनी है, तो सीए की जो स्पेसिफिक नॉलेज है वो आपने क्या है अपने बल पर हासिल की है। आपको जर्नल फैक्टर थे बाय बर्थ वही मिले थे, अब आप एक सीए बन गए हो, सीए से रिलेटेड जो भी कोर्स किया वो आपने अपनी मेहनत से अर्जित किया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका स्पेसिफिक फैक्टर। और ये कारक क्या है, एस क्रियाओं के लिए भिन्न होते हैं। इस प्रकार जो जी कारक है वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन एस फैक्टर क्या है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति में जर्नल कारक एस कारक नहीं है तो वह व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, यानी कि जिसके पास न तो जर्नल ना तो किसी के पास जर्नल इंटेलिजेंस है ना ही स्पेसिफिक, तो फिर वो कामयाब कहाँ से होगा भाई, बुद्धि तो है ही नहीं उसके पास। तो जो एक इंटेलिजेंट एक जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है वो हमारे सामान्य कारकों और वशिष्ठ कारकों दोनों से मिलकर हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपकी बुक में इसका दे भी रखा होगा। तो यहाँ पर क्या है, S1 और S2 दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई जर्नल काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है, जी जर्नल बुद्धि प्लस में S1 S2 S3। ठीक है, जी और एस कारकों से मिलकर बनी है जी बुद्धि। अब जो जर्नल बुद्धि थी उसमें S1 S2 S3 ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे फैक्टर्स का मतलब S1 S2 का मतलब आपकी जर्नल बुद्धि में बहुत सारे काम आप अपनी सामान्य बुद्धि के अकॉर्डिंग करते हो। ठीक है, अब उसमें क्या है, जो जी फैक्टर है मात्रा की दृष्टि से हर व्यक्ति में भिन्न होता है। हाँ जी, जो सामान्य कारक है भाई मेरे कुछ अलग है, मेरे जर्नल एट्रीब्यूट्स कुछ अलग है, आपके जर्नल एट्रीब्यूट्स अलग है। ठीक है, हर व्यक्ति एक जी और अनेक एस कारक रखता है। ठीक है, सभी व्यक्ति की क्रियाओं के लिए जी कारक होना चाहिए। जी कारक क्या है, सार्वभौमिक है और जन्मजात होता है। अधिक जी का अर्थ है अधिक सफलता। जी फैक्टर का कोई भी प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो इन्होंने इसकी बताई। उसके बाद दोष क्या बताए हैं,
स्पीयरमैन ने इस द्विकारक सिद्धांत के सभी मनोवैज्ञानिक स्वीकार, यानी कि सभी साइकोलॉजिस्ट ने जो जी फैक्टर है उसको, ये जो टू फैक्टर थ्योरी है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उनका कहना था कि स्पीयरमैन ने जिसे सामान्य योग्यता कहा है उसे अनेक योग्यताओं में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि जनरल फैक्टर जो बोला है उसने क्या है, इसमें तो बहुत सारी इसने योग्यताओं को शामिल कर लिया, S1 S2 S3, ठीक है। तो ये दो फैक्टर थ्योरी कहाँ से हुई, ठीक है, तो कुछ लोगों का ये मानना है। तो ये थी आपकी टू फैक्टर थ्योरी, किसने दी, स्पीयरमैन ने दी, ठीक है। कुछ समझ में आया? यस मैम हमारी बुक में तो इन्होंने सिर्फ 2-2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 या 3 पॉइंट बस, मैं जनरल के भी और स्पेसिफिक के भी। नहीं, मैं तुम्हारे पास ना ये भेज रही हूँ, मेरी बुक में से भेज रही हूँ, और अभी इसको रीड आउट करो, फिर दूसरी थ्योरी करवाऊंगी, 5-10 मिनट का ब्रेक लेके दूसरी थ्योरी करवाऊंगी, नहीं तो तुम्हारा मिक्स मैच हो जाएगा। अब वन फैक्टर थ्योरी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे उसमें टू फैक्टर थ्योरी है, ठीक है। अभी भेज रही हूँ मैं, चलो एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, फिर मैं अगला पढ़ाती हूँ। बताइए क्या है टू फैक्टर थ्योरी? किसने दिया टू फैक्टर थ्योरी को? मैम ये 2 फैक्टर थ्योरी वो स्पीयरमैन ने दी है, जिसमें उन्होंने 2 इंटेलिजेंसी की बात करी है। एक को जी से डिनोट किया है, जिसको जर्नल फैक्टर बोला है इन्होंने, और सेकंड वाली है एस से डिनोट किया, जिसको इन्होंने स्पेसिफिक बोला है। मैम जी जी मतलब जर्नल फैक्टर जो बताई इन्होंने ये बताया कि ये तो एक जन्मजात होती है व्यक्ति में, और ये मानसिक ऊर्जा है, मतलब सामान्य मानसिक ऊर्जा है, ये एक समान नहीं रहती है किसी भी व्यक्ति में, या नहीं, इन्होंने बोला ये एक समान ही रहती है हर व्यक्ति में, हाँ जी। और मतलब अलग अलग पाई जा सकती है, ये हो सकता है बस। और मैम ने ये बताया उन्होंने कि ये जितनी भी व्यक्ति में होगी वो उतना ही सफल व्यक्ति माना जाता है। और जो सेकंड वाली बताई है उन्होंने ये बताई है कि उसको जो लोग होते हैं वो वातावरण से सीखते हैं, अपने आसपास से, और ये लोगों में अलग अलग पाई जाती है, और उसका जो यूज होता है वो अलग अलग तरीके से लोग कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। ऋतु आ गई समझ में? हाँ मैम। पढ़ के देखी है? हाँ मैम, पढ़ ही रहे थे हम। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट करवाती हूँ मैं, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है। ये मैंने जो भेजा है ना आपका, जो इसके डिसएडवांटेजेस है उसके नीचे ही है ये भी। इसको थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। आपकी जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो किसने दी है, थ्रस्टन ने दी है, ठीक है। थ्रस्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इसको हम क्या है, थ्रस्टन ने ये हमारी दी है, और उसके बाद इसको हम प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज भी बोलते हैं, फैक्टर एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। थ्रस्टन ने क्या है, कई प्रयोग किए और उसके बाद वो निष्कर्ष पे पहुंचा कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो खाली एक या दो फैक्टर नहीं है, उसमें उसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के नाम से इसको जाना जाता है, फैक्टर एनालिसिस के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो थ्रस्टन ने कई प्रयोग किए, अब उन्होंने बताया कि हमारी मेंटल एबिलिटीज में क्या क्या योग्यताएं शामिल होती हैं। देखो भाई, हमारी बुद्धि में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या बताया इन्होंने, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, परसेप्चुअल स्पीड होती है, स्पेटल एबिलिटी, रीजनिंग, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी। सबसे पहले बात आती है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन की, शाब्दिक या मौखिक कार्य ये होते हैं हमारी बुद्धि में, ठीक है। शाब्दिक या मौखिक कार्य ये वो योग्यता होती है जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति शब्दों को, विचारों को समझता है, चिंतन करता है, कोई प्लानिंग बनानी है या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो कौन से प्रकार की बुद्धि काम आती है, वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक या मौखिक बोध, ये वाली। दूसरा इन्होंने बताया कि हमारी जो बुद्धि है उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि सांख्यिकी योग्यता भी होती है। हाँ जी, न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है। आप जो मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन करते हो, जमा घटा गुणा भाग, ये सारी क्या होती है, नंबर्स में होती है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी हमारी बुद्धि में होती है, ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। तीसरी बात बताई, हमारी बुद्धि में
परसेप्चुअल स्पीड, प्रत्यक्षीकरण गति भी होती है। प्रत्यक्षीकरण गति ये वो योग्यता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी वस्तु को शीघ्रता से पहचानना और सही तरीके से देखना सीखता है। जैसे अक्षरों को पढ़ने के दौरान उनको शीघ्रता से पहचानना, ये क्या है, हमारी परसेप्चुअल स्पीड बताई है। यानी कि ये तीसरी टाइप का जो फैक्टर है हमारी इसमें शामिल है। चौथा बताया इन्होंने स्पेटल एबिलिटी, स्थान संबंधी योग्यता। ये वो योग्यता होती है जो हमें क्या है, व्यक्ति को किसी काल्पनिक स्थान पर भी क्या है, वस्तु प्रक्षेपण करती है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया स्थान संबंधी योग्यता। आपके अंदर बुद्धि है तो आप रास्तों को याद रख सकते हो कि कहाँ से आप आए थे, कहाँ से नहीं आए थे। कई बंदे क्या होते हैं, वो रास्ता ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें बताती है कि कोई भी स्थान है, अगर वहां पर क्या है, आप उस चीज को संबंधित करके देखते हो। संबंधित करके मतलब आपको कहीं पहुंचना है, आप एक बार चले गए तो आपको पता है कि भाई वहां पे एक कोई पेड़ होगा, किसी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर लेते हो, दिमाग में फिट कर लेते हो कि उस स्थान पर ये चीज मिलेगी। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आप अपने कॉलेज में आते हो तो आपको पता है कि आपको रास्ते का पता है, कहाँ आपको जाना है। फिर आपको पता है कि एक मेन चौराहा मिलेगा, उसके ऊपर क्या है, एक पेड़ मिलेगा। ठीक है, तो उसने आपने इसमें क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को अपने दिमाग में शामिल कर लिया और फिर अंदर जाके हमारा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो ये किसी स्थान को ये क्या है, हमारी स्पेटल एबिलिटी, स्थान संबंधी योग्यता होती है। यानी कि किसी चीज को याद करने की, किसी स्थान को याद करने के लिए आप उस वहां की किसी भी वस्तु को अपने दिमाग में फिट कर लेते हो और फिर उसके संबंध को देखते हो और फिर वहां पहुंच जाते हो। अगला बताया इन्होंने क्या होती है, रीजनिंग पावर भी हमारी एबिलिटी होती है। ठीक है, यानी कि हमारी उसमें रीजनिंग पावर भी शामिल होती है। इसमें नियम और सिद्धांत खोज की योग्यता होती है। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति अमूर्त संबंधों को देखता है, उनका प्रयोग करता है। इस योग्यता ने थ्रस्टन को दो भागों में बांटा है, इंडक्टिव एबिलिटी और डिडक्टिव एबिलिटी। यानी कि रीजनिंग की पावर, रीजनिंग की पावर का मतलब क्या है, तर्क शक्ति। हम क्या करते हैं, आपके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करने की या फिर क्या है, कुछ चीजों को और सोल्व करने की आपके अंदर वो होती है। एक होती है इंडक्टिव एबिलिटी, आगमनात्मक योग्यता, और एक होती है डिडक्टिव। रीजनिंग में क्या है, मान लीजिए आपके रिलेशन संबंधी कोई भी, ब्लड रिलेशन संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो आप अगर आपके अंदर रीजनिंग पावर अच्छी है तो आप क्या है, उसको चुटकियों में सोल्व कर दोगे। अगर आपके अंदर रीजनिंग पावर नहीं है तो आप क्या है, उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। उसके बाद है वर्ड फ्लुएंसी, शब्द प्रवाह। यह क्या है, इररेलेवेंट शब्दों के बारे में शीघ्रता से सोचने की योग्यता देता है। क्या करता है, ये एसोसिएट करता है ताकि बच्चा क्या है, शीघ्रता से सोच सके। यानी कि मैंने कोई भी एक वर्ड दे दिया कि इस वर्ड का तुम मीनिंग बताओ या इससे सिमिलर वर्ड बताओ, तो जिसके अंदर ये वाली होती है योग्यता, वो बच्चा क्विकली आंसर दे देता है। ठीक है, उसके बाद है मेमोरी। मेमोरी क्या है, जो हमारी याद करने की योग्यता। तो इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति अधिक सीखता है और अर्जित ज्ञान को क्या बनाता है, फिक्स बनाता है। तो थ्रस्टन ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए एक से अधिक फैक्टर्स यानी कि मानसिक योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे गणित में, सांख्यिकी में, स्टैटिस्टिक में रीजनिंग पावर होनी चाहिए। ठीक है, और वर्ड पावर होनी चाहिए, चीजों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने दी। थ्रस्टन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत को नहीं मानता है। ठीक है, थ्रस्टन ने बोला स्पीयरमैन की जो दो फैक्टर थ्योरी है वो उसको मैं नहीं मानता। ठीक है, समझ में आई। अभी मैं इसका पीछे मैम ये टू फैक्टर थ्योरी जो होती है स्पीयरमैन ने दी थी 1904 में। और उन्होंने ये बताया था कि जो हमारी जो बुद्धि है वो दो चीजों से बनी है। एक है सामान्य कारक जिसको इन्होंने जर्नल फैक्टर बताया था, और सेकंड है विशिष्ट कारक जिसको इन्होंने स्पेसिफिक फैक्टर बताया था, और इनको डिनोट करा था जी और एस से मैम। और इन्होंने बताया था कि जो ये जर्नल फैक्टर होता है, ये जो होता है ये जन्मजात होता है, बाय बर्थ में मिल जाता है। और ये किसी भी व्यक्ति में हमेशा एक जैसी रहती है, कभी कम ज्यादा नहीं होती है। और मैम इसको जीवन में हम अपनी लाइफ में इसको यूज करते रहते हैं। और जिसके पास ये जी फैक्टर ज्यादा होता है वो ज्यादा ही सफल व्यक्ति माना जाता है। और इन्होंने जो सेकंड वाली बताई है स्पेसिफिक फैक्टर, उन्होंने ये बताया कि ये व्यक्ति के पास बाय बर्थ नहीं आती है, ये वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है और मतलब लेता है। और ये इसकी जो मात्रा होती है कम ज्यादा हो सकती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा हो सकती है।
और इसको जो हमारे पास मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम कुछ आ जाती है तो हम वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, इस वाली बुद्धि को मैम। हाँ जी। यस मैम। फिर इसके इन्होंने दोष बताए, जो और जो लोग थे उन्होंने इसके दोष बताए कि इन्होंने सिर्फ दो ही बुद्धि के बारे में बात करी है, औरों के बारे में नहीं करी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट वाला जो इसमें लास्ट है आपके टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी में, एक तो थी आपकी टू फैक्टर थ्योरी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक थी आपकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी थ्रस्टन वाली, और एक है आपकी गिलफोर्ड की, ठीक है, गिलफोर्ड मॉडल मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट, ठीक है, गिलफोर्ड का बौद्धिक मॉडल सिद्धांत, एक ये वाली थ्योरीज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उसके बाद जो आपका इंटेलिजेंसी वाला टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और क्रिएटिविटी वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, आपकी जो गिलफोर्ड मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट है, ठीक है, यानी कि गिलफोर्ड का बुद्धि मॉडल का सिद्धांत, गिलफोर्ड या एसआई मॉडल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका मैंने जो मेरी बुक में से भेजा था उसका देखती हूँ एक बार, कितना दे रखा है इंटेलिजेंसी। देखो बेटा, गिलफोर्ड ने जो मॉडल है यानी कि ट्राई डायमेंशनल थ्योरी भी इसको इसके नाम से जाना जाता है, त्रिविनिमय सिद्धांत भी बोलते हैं, या एस आई मॉडल, एस आई यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि की संरचना मॉडल भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। गिलफोर्ड ने क्या किया भाई, 1966 में 1966 में गिलफोर्ड ने और उनके जितने भी उनके साथ उनके सहयोगी थे, उन्होंने बुद्धि का क्या है एक स्ट्रक्चर तैयार किया, ठीक है। उनके विचार से उन्होंने क्या है इसको एक डायमेंशनल मॉडल भी बोला और इसको 3 तरीके से इन्होंने बांटा, ठीक है। इस मॉडल का एक पिक्चर भी आपकी बुक में दे रखी होगी, ठीक है, जिसमें इन्होंने 3 चीजें को लिया। एक होता है हमारी बुद्धि के अंदर ऑपरेशंस, संक्रिया जिसको बोलते हैं, दूसरा होता है कंटेंट हमारे दिमाग में, और तीसरा फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी बुद्धि में 3 चीजें इन्होंने बताई, एक तो ऑपरेशन यानी कि कोई भी संक्रिया, फिर कंटेंट होता है, ठीक है, और फिर क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं। हमारे दिमाग में क्या है, कोई भी एक्टिविटी चल रही है, उससे रिलेटेड कोई भी मटेरियल है, फिर हम क्या है उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको इसने प्रोडक्ट बोला है, ठीक है। तो अब इन चीजों को क्या है इन्होंने मानसिक योग्यताओं के आधार पर बोला है। अब इनकी सबसे पहली बात आती है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में इन्होंने क्या क्या बोला है, संक्रिया या एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, इसमें बोला है कि हम एक तो होता है हमारे अंदर इवेल्युएशन की पावर, हाँ जी, हम किसी भी चीज का 1 मिनट में इवेल्युएट करके बता देते हैं। 1 मिनट में कहने का मतलब कि कोई सामने जा रहा है तो आप अपने दिमाग में लगता है ये ऐसा आदमी हो सकता है, ठीक है, यानी कि 1 मिनट में आप इवेल्युएट करके बता देते हो, ये हमारे अंदर है। दूसरा बताया हमारी कॉन्वर्जेंट चिंतन होता है हमारे पास, ठीक है, अभिसारी चिंतन होता है। एक होता है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। मैंने ये तुम्हें बताया था ना, अभिसारी और अपसारी क्या होता है बताना जरा। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग कौन सी होती है? मैम एक तो अभिसारी होती है जिसमें हमें अभिसारी जो होती है मैम, उसमें जो हमारे पास एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे तरीकों से हम एक ही क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। और जो दूसरी होती है अपसारी, उसमें एक ही सॉल्यूशन होता है हमारे पास मैम। कहीं उल्टा बोल रहे हो तुम, ध्यान से बता। मैम इसमें आंसर तो यही है, आंसर तो यही है। एक में हम एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और एक एक में हम क्या है बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो जो कॉन्वर्जेंट होती है ना, हिंदी इंग्लिश, हिंदी में तो आप इसमें अभी सारी अब सारी में भूल जाते हो। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब होता है बहुत सारी चीजें, ठीक है, इससे याद रख लेना डाइवर्जेंट से, ठीक है। डाइवर्जेंट का मीनिंग होता है बहुत सारा, डाइवर्सिटी विभिन्नताएं, ठीक है, अब याद रह जाएगा अभी सारी और अब सारी। यस मैम।
इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है अभिसारी और अपसारी में। तो जो अभिसारी होता है कॉन्वर्जेंट, जिसमें हम एक चीज का एक ही सॉल्यूशन निकालते हैं। हमारे सामने एक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम में हम एक ही सॉल्यूशन निकालते हैं। और डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी, डाइवर्जेंट का मतलब डिफरेंशिएशन, बहुत सारे। तो इसमें हम क्या है, एक सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम है, हम 10 सॉल्यूशन उसके निकाल देते हैं कि भाई इस रास्ते से ना सही, उस रास्ते से सही। ठीक है, तो ये बात बताई। एक इसने बताई मेमोरी होती है हमारे अंदर, और एक बताया कॉग्निशन। ठीक है, संज्ञान होता है। तो सबसे पहले इन्होंने ऑपरेशन में क्या बताया, इवैल्यूएशन होता है हमारे माइंड में। दूसरा अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन यानी कि कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी होती है, मेमोरी भी होती है, और कॉग्निशन संज्ञान भी होता है। तो ये चीजें इसने बताई। उसके बाद इसने बताया कंटेंट भी होता है हमारे माइंड में। कंटेंट में फिगर के रूप में भी हम किसी चीज को दिखा सकते हैं, सिंबल्स के रूप में भी, सिमेंटिक शाब्दिक भी, और बिहेवियरल व्यवहारिक भी। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई भी चीज है, हम क्या है, किसी चीज का फिगर बनाना है तो मान लीजिए हमने स्क्वायर की बात कर दी कि स्क्वायर बनाइए, तो हम स्क्वायर बना देते हैं। सिंबॉलिक किसी भी अदर सिंबल से हमें रिप्रेजेंट करना, वो भी हम कर देते हैं। शाब्दिक हमें बताना है तो हम बता देते हैं, और अपने बिहेवियर में एक्सप्रेस करना है तो वो भी कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया प्रोडक्शन। ठीक है, यूनिट्स यानी कि जो हम उत्पाद है वो कैसे करते हैं, यूनिट्स के तौर पर, या उसको क्लासिफाई करके, रिलेशन समझाकर, उसका सिस्टम समझाकर, ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, और इम्प्लीकेशंस अपादान के जरिए। ठीक है, ये इन्होंने बताया। ठीक है, मैं एक बार आपके पास भेज रही हूँ आरती, आप इसको ना पढ़ना एक बार। आधारभूत भी माना है। इस संक्रिया में 5 योग्यताएं सम्मिलित हैं। फर्स्ट है संज्ञान कॉग्निशन, इसका सीखने में महत्व है। सेकंड है स्मृति मेमोरी, ये सीखी हुई विषयों सामग्री को धारण करती है। थर्ड है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन, ये सृजनात्मकता का संबंध है। फोर्थ है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन, इसका संबंध मान्य और परंपरागत सूचनाओं से है। फिफ्थ है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, इसके आधार पर व्यक्ति निर्णय पे किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। हाँ जी, देखिए क्या बताया गया आपका ऑपरेशन में, संक्रिया में, यानी कि जो हमारा अधिगम है, सबसे पहले तो हम किसी चीज को संज्ञान में लेते हैं, पहले याद करते हैं हम किसी चीज को। कोई टॉपिक हमारे दिमाग में आया, उसको फिर क्या है, हम अपनी मेमोरी में लेके आते हैं धीरे धीरे याद करके। ठीक है, कि जो ये चीजों के बारे में तो मैंने पहले सीखा हुआ है। फिर आप अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग को लगाते हो, यानी कि क्रिएटिविटी को दिखाते हो। ठीक है, कि जो प्रॉब्लम आपने दिमाग में ले, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या करते हो, आप अलग अलग सूचना या परंपरागत या जो भी अलग अलग आपके माइंड में आ रहा है उसको लेके आते हो। और इवैल्यूएशन में क्या है, आप किसी भी कोई भी चीज है उसके निष्कर्ष पर आप पहुंचते हो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट है विषय वस्तु, जिसे कहते हैं कंटेंट। बुद्धि के कारकों को विभक्त करने की दूसरी विधि यह है कि उस उसमें क्या सामग्री या विषय वस्तु निहित है। इसमें 4 प्रकार की विषय वस्तु होती है: अप्राकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक तथा व्यवहारिक। अप्राकृतिक विषय वस्तु को दृष्टि के द्वारा ही देखा जा सकता है, क्योंकि वे स्वयं को व्यक्त करने के अतिरिक्त कुछ भी प्रदर्शित करती है। ये आकार, रूप एवं रंग द्वारा निर्मित होती है। सांकेतिक विषय सामग्री में बधुआ शब्द, परंपरागत चिन्ह होते हैं, जो कि सामान्य रूप से अल्फाबेट या अंकों की पद्धति के रूप में व्यवस्थित होते हैं। शाब्दिक वस्तु में शाब्दिक अर्थ या विचार होते हैं तथा यहाँ उदाहरण की आवश्यकता नहीं होती। देखो क्या बताया गया है विषय वस्तु में, ये इसको क्या है, दूसरा मेथड बोला गया है कि इसमें क्या है, हमारी 4 प्रकार की विषय वस्तु होती है। यानी कि हमारे दिमाग में फिगर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, शब्द होते हैं, और उसको हम अपने बिहेवियर में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, कई बार ये देखा जाता है कि हम ये जो आकार, रूप, रंग द्वारा किसी चीज को, मान लीजिए हम उसका किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो हम उसका रूप, रंग, आकार, सारी चीजें उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और सामान्य रूप से मान लीजिए कोई भी अल्फाबेट है या कोई भी क्या है नंबर सिस्टम हम सीख रहे हैं, तो भी क्या है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है जो वर्बल है,
हम जो कंटेंट है उसको हम वर्बली भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हमें किसी एग्जाम्पल की आवश्यकता नहीं, ये बोला गया इसने, यानी कि कोई भी चीज आ गई हमें उसको फिगर के तौर पे भी हम बता सकते हैं, अल्फाबेट की फॉर्म में भी उसको बता सकते हैं, शब्दों में भी उसको बयां कर सकते हैं, और अपने बिहेवियर में भी उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। ये चीजें इसने बोली हैं। आगे है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट उत्पादन, जब उपरोक्त 5 प्रकार की क्रियाएं प्रकार की विषय वस्तु पर प्रभाव डालेंगी तो निम्नलिखित 6 प्रकार के उत्पादन मिलते हैं। फर्स्ट है इकाई यूनिट, सेकंड है वर्ग क्लासेस, थर्ड है संबंध रिलेशन, फोर्थ है पद्धति सिस्टम, फिफ्थ है स्थानांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, सिक्स्थ है प्रयोग एप्लीकेशन। इस प्रकार कारकों के 3 प्रकार के वर्गीकरण चित्र संख्या द्वारा दिखाए जा सकते हैं तथा इन्हें बुद्धि संरचना के प्रतिरूप से भी जाना जा सकता है। गिलफोर्ड के सिद्धांत के संबंध में आइजिक व्यक्त करते हैं कि गिलफोर्ड ने बुद्धि को संक्रियाओं में विभक्त किया। इन संक्रियाओं विषय वस्तु एवं उत्पादनों से कुल मिलाकर 120 संबंध अंतः क्रियाएं प्राप्त होती हैं, जो कि विभिन्न मानसिक योग्यताओं को संबंधित 120 खानों में प्रदर्शित है। इनमें से उसने 80 का कारक विश्लेषण किया तथा अन्य के लिए आश्वासन है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वस्तु स्थिति यह है कि गिलफोर्ड के इस प्रतिमान में कारक विश्लेषण द्वारा केवल 90 बौद्धिक कारकों का ही पता चल पाता है। जिस प्रकार मेंडलीव ने आवर्त सारणी तो पहले पूरा कर लिया है, लेकिन उसके बहुत से तत्वों का ज्ञान बहुत देर बाद हुआ। इसी प्रकार गिलफोर्ड ने 120 कारकों की कल्पना तो कर ली, लेकिन वास्तव में केवल 90 कारक ही उपलब्ध हो पाए हैं। देखो भाई, हो गया कंप्लीट। हाँ जी, इसने बोला जो प्रोडक्ट होता है यानी कि हमारे माइंड में क्या है, कुछ उत्पादित भी होता है, जैसे कोई यूनिट हो गई, ठीक है, किसी चीज को क्लासीफाई हमें करना है, या किसी चीज का आपस में रिलेशन बताना है, किसी चीज को सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है, किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करके लिखना है, या किसी को कैसे उपयोग करना है, यानी कि ये एक्टिविटी यानी कि ये योग्यता भी हमारे माइंड में विद्यमान होती है, ठीक है। यानी कि अलग अलग तरीके से किसी चीज को हम कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि अपने मॉडल में जो इन्होंने बताया चित्र में, इसने कुछ संख्याओं से इसको डिनोट किया है, ठीक है। और जो आइजेनिक है वो बोलते हैं कि गिलफोर्ड ने जो सिद्धांत दिया है उसमें उसने कुल मिलाकर 120 पॉसिबल इंटरेक्शन बताए कि हमारी बुद्धि में कम से कम 120 ऐसी योग्यताएं होती है जिनके द्वारा हम अपने सारे कामों को आसानी से करते हैं, ठीक है। इसमें से उन्होंने 80 फैक्टर्स का एनालिसिस किया और अन्य के लिए उन्होंने बोला कि मैं आगे इनको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें उन्होंने बताया कि टोटल जो फैक्टर एनालिसिस है वो 90 कारक होते हैं, 6 गुना में 5 गुना में 3। देखो 6 गुना में 5 गुना में 3 कैसे किया, जो फर्स्ट ऑपरेशन जो लास्ट वाला ऑपरेशन है उसमें 6 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट वाला ऑपरेशन है उसमें इसने 5 में, और तीसरा क्या बताया है इसने, सिंबॉलिक सिमेंटिक 4 बोले थे लेकिन इन्होंने यहाँ पे 3 ले रखे हैं। 30 नहीं, वैसे तो क्या है टोटल 120 है, एक में 6 करो, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, देखो कितना आया आंसर। फर्स्ट में 5 है, सेकंड में 4 है और थर्ड में 6 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, 120 आ रहा है। हाँ जी। तो इन्होंने क्या बताया कि हमारे अंदर इतनी योग्यताएं होती हैं, ठीक है कि 120 कारकों की इन्होंने कल्पना की, लेकिन एक्सप्लेन किया सिर्फ 90 को कैसे, इसने उत्पाद वाले के सभी को बता दिया, उसके सबको बता दिया, और जो कंटेंट है उसमें इसने फिगर को, सिंबॉलिक को और शाब्दिक को, इसके ऊपर इन्होंने स्टडी कर ली, लेकिन जो बिहेवियर वाला है वो इसने छोड़ दिया, ठीक है, कि बिहेवियर में कैसे लेके आएंगे। तो इसने क्या है, जो फैक्टरों का एनालिसिस किया फैक्टर्स का, तो इन्होंने 90 इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स का एनालिसिस किया, ये बात इसने बोली है, लेकिन वास्तव में केवल 90 कारक ही उपलब्ध
उपलब्ध हो पाए हैं। इन्होंने क्या है 120 की कल्पना की, लेकिन वास्तव में क्या है 90 फैक्टर्स के ऊपर ही ये पूरी तरह से स्टडी कर पाए हैं। समझ में आया ये जो 90 120 जो लिख रखे हैं? कहाँ से आए हैं? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया मैम। ठीक है, आगे पढ़ो बेटा। आगे पढ़ो आरती। सानिया, आपके पास मिल गए ना फोटो आपको? यस मैम। इसकी विशेषताएं और इसकी क्रिटिसिज्म पढ़ो, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या इसकी क्रिटिसाइज हैं। ठीक है, आलोचनाएं और विशेषताएं। ओके मैम। इस प्रतिमान के माध्यम से बुद्धि से संबंधित अनुसंधानों को नई दिशा मिली है। पर्याप्त बुद्धि होने के बाद भी सीखने में असफल रहने वालों के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिमान है। यह प्रतिमान बहुत ही व्यवस्थित सिस्टमैटिक प्रतिमान है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी प्रतिमान है। इस प्रतिमान के द्वारा बौद्धिक व्यवहार किस प्रकार, कैसे और क्यों घटित होता है आदि के बारे में स्पष्ट रूप से पता चलता है। बालकों के मार्गदर्शन और निर्देशन में यह सिद्धांत लाभदायक है। मैम, आलोचनाएं पढ़नी है? हाँ, आलोचनाएं भी पढ़ दो, फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। इस मॉडल के कारकों के आधार पर बनाए गए परीक्षणों की भविष्यवाणी की प्रामाणिकता संदेहप्रद है। गिलफोर्ड के द्वारा बताए गए कारकों में संकीर्णता अधिक है। बस मैम, दो ही दिए? हाँ, दो ही दिए। देखो बेटा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बताया गया है कि ये जो मॉडल दिया गया है हमारा इंटेलिजेंसी से संबंधित, ये रिसर्च को क्या दे रहा है, एक नई दिशा दे रहा है। ठीक है, पहली बात ये बताई इसने। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि जो पर्याप्त बुद्धि होने के बाद भी लोग लर्निंग में असफल रहते हैं, तो यह यानी कि जो व्यक्ति कोशिशों के बाद भी क्या है सीख नहीं पाते, उनके लिए मॉडल क्या है इम्पोर्टेंट बताया है कि आप इस मॉडल को अपने दिमाग में रख के इस तरीके से सीखो तो आप सीख जाओगे। दूसरी तीसरी बात इन्होंने बताई कि ये मॉडल क्या है, एक सिस्टमैटिक तरीके से क्या है बताया गया है आपको। ठीक है, सिस्टमैटिक मॉडल है। और बताया गया है इसने कि जितना भी साइकोलॉजी के एरिया में ये बोला है कि ये मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल मॉडल इसको बताया है। उसके बाद इस मॉडल के द्वारा बौद्धिक व्यवहार किस प्रकार और कैसे घटित होता है, इन्होंने बताया कि ये जो मॉडल है ये हमें बताता है कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है वो कब, कैसे, क्यों होता है, उसके बारे में ये मॉडल हमें बताता है। और लास्ट बताया इन्होंने कि ये जो मॉडल है ये बच्चों को गाइडलाइंस देता है और उनका निर्देशन करता है। ठीक है, उनको गाइड करता है और आगे बढ़ने के लिए उनके लिए बेनिफिशियर है। ठीक है, फिर क्या है कुछ क्रिटिसाइज भी किया है, यानी कि हर एक चीज की क्या होती है, अच्छी चीजें तो उसके साथ बुरी चीजें भी आती हैं। तो इस मॉडल ने बोला कि भाई इसने ये मॉडल बता तो दिया, 90 पॉइंट बता तो दिए, 120 पॉइंट तो बता दिए, लेकिन इनका प्रूफ क्या है इन पॉइंट्स का, तो लोगों ने इसको इस तरीके से क्रिटिसाइज किया। और इन्होंने बोला कि गिलफोर्ड ने जो ये फैक्टर बताए हैं इनमें संकीर्णता, यानी कि संकीर्णता का मतलब क्या है, ये नैरो कंसेप्ट है। ठीक है, ब्रॉड कंसेप्ट नहीं है, ये नैरो थिंकिंग के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये क्या है इसको क्रिटिसाइज किया है। समझ में आया? समझ में आ गया बेटे? यस मैम। ठीक है, तो इसके बाद आता हमारा क्रिएटिविटी। अब मैं ये देख रही हूँ कोई छोटा पॉइंट हो तो वो करा दूं।
जो इजी हो, नहीं तो ये तुम्हारी तीनों की तीनों थ्योरी मिक्स हो जाएंगी। एक छोटा सा टॉपिक है आपका फॉरगेटिंग, नेचर कॉजेज एंड मिनिमाइजेशन ऑफ फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट है इसका। फॉरगेटिंग का मतलब होता है भूलना, विस्मरण, किसी चीज को जब आप भूल जाते हो, ठीक है। मीनिंग ऑफ फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग का मतलब जब आप पहले सीखी हुई चीज को जब आप भूल जाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरगेटिंग बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या है, फॉरगेटिंग बोला गया है, और हिंदी में इसको विस्मृति बोला गया है, ठीक है। विस्मृति का अभिप्राय, फॉरगेटिंग इज फॉलिंग टू रिटेन, टू बी एबल टू रिकॉल व्हाट हैज बीन एक्वायर्ड। यानी कि विस्मरण का अभिप्राय, यानी कि आप कोई भी चीज पुनः याद करने की कोशिश करते हो लेकिन आप याद नहीं कर पाते, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरगेटिंग, भूलना या विस्मृति हम उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद विस्मृति कितने प्रकार की होती है, क्या नेचर है इसका, देखो भाई। काइंड ऑफ फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग दो प्रकार की होती है, एक तो होती है नॉर्मल फॉरगेटिंग और एक होती है अब नॉर्मल फॉरगेटिंग। पॉजिटिव या एक्टिव भी इसको बोल सकते हैं। नॉर्मल फॉरगेटिंग क्या होती है, जब हम बिना किसी प्रयास के बहुत सी याद की हुई सी बातों को भूल जाते हैं या समय गुजरने के साथ साथ, यानी कि एक होता है नॉर्मल फॉरगेटिंग, यानी कि जैसे जैसे टाइम होता जाता है हम चीजों को भूलते जाते हैं। जैसे हमारी एज बढ़ने लगी तो हम पिछली बातों को भूलते जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम नॉर्मल फॉरगेटिंग। एक होता है अब नॉर्मल। अब नॉर्मल का मतलब होता है जानबूझकर जब हम किसी चीज को भुलाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अब नॉर्मल फॉरगेटिंग। या फिर ऐसी कोई घटना हमारे जीवन में आ जाती है जिसको भूल के आगे बढ़ना ही हमारे लिए अच्छा होता है, उसको भी क्या बोला गया है, अब नॉर्मल फॉरगेटिंग, ठीक है। यहां तक मीनिंग क्लियर है, फॉरगेटिंग क्या होता है। अब है फॉरगेटिंग, नेचर ऑफ फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग क्या होता है भाई, एक पैसिव मेंटल प्रोसेस होती है, एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया होती है, और एक क्या होती है, ये एक्टिव मेंटल प्रोसेस होती है। पैसिव में क्या बताया गया है कि जिसमें हम क्या है कुछ टाइम इंटरवल के बाद चीजों को भूल जाते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया होती है। जैसे हम 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, आधे घंटे के बाद जो चीजें हम भूल जाते हैं उसको क्या बोला गया है, पैसिव मेंटल फॉरगेटिंग, ठीक है, यानी कि निष्क्रिय मानसिक क्रिया बोला गया है। दूसरी बात इन्होंने बताई एक्टिव मेंटल प्रोसेसिंग। एक्टिव में क्या बताया गया है, सीखने बाद समय का बीतना अपने आप में विश्रम का कारण नहीं है, बल्कि व्यक्ति टाइम अंतराल दूसरे इसमें ओरिजिनल टास्क को भूल जाता है जब इस समय अंतराल में व्यक्ति नया पाठ सीखता है और मेमोरी ट्रैक करता है। यानी कि ये क्या है आपका फॉरगेटिंग एक्टिव, सक्रिय मानसिक प्रक्रिया, यानी कि कुछ समय के लिए भूल गए लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो वो चीजें आपको याद आ गई, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मानसिक प्रक्रिया। एक्टिव का मतलब, मान लीजिए आपने साइकिल चलाना सीखा था लेकिन आप उसको थोड़े समय के लिए आपने छोड़ दिया, 10 साल तक आपने छोड़ दिया, साइकिल नहीं चलाई, लेकिन जब आपने दोबारा से शुरू किया तो आपको याद आ गई कि मुझे कहाँ से क्या करना है, ठीक है। तो ये होती है आपकी एक्टिव मेंटल प्रोसेस फॉरगेटिंग की, यानी कि सक्रिय मानसिक प्रक्रिया। यहां तक सही है, समझ में आया है यहां तक। यस मैम। ठीक है, अब इसने बताया है कारण क्या क्या है फॉरगेटिंग के, भूलने के क्या क्या कारण हैं। एक तो इंटरेस्ट नहीं है आपका, किसी चीज को आप इंटरेस्ट लेकर नहीं सीख रहे तो भूल जाओगे। दूसरी बात, जब आपका क्या है, रट्टा लगाते हो किसी चीज को, ठीक है, रट्टा लगाने के बाद भी आप क्या है, भूल जाते हो। तीसरी बात, लैक ऑफ मोटिवेशन, अगर आपको बार बार कोई मोटिवेट नहीं करता है तो आप चीजों को क्या है, भूल जाते हो। तीसरा,
लैप्स ऑफ टाइम, लंबा समय आ गया, 10 साल 20 साल ऐसे घट गए, तो आप उस चीज को भूल जाते हो। एक है थकान, थकान फटीक, फटीक के कारण यानी कि थकान, जब आपको शारीरिक और मानसिक थकान होती है तब भी आप क्या है चीजों को भूलना शुरू कर देते हो। लॉन्ग इलनेस, अगर आपको लंबी बीमारी हो जाती है तो ये भी क्या है आपको चीजों को भूलना शुरू हो जाता है, ठीक है, आपकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। तीसरा और क्या बताया गया है, नेचर ऑफ टास्क, अगर मान लीजिए कार्य की प्रकृति, अगर सीखा गया कार्य है, बहुत ही कठिन था, बहुत ही डिफिकल्ट काम था, तो उसको आप दोबारा करोगे तो भूल जाओगे, यानी कि कई बार करने के बाद याद होता है। तो अगर कोई डिफिकल्ट टास्क है तो उसको भी क्या है आप जल्दी भूल जाते हो, ठीक है। उसके बाद है अगर आपकी पुअर हेल्थ है और डिफेक्टिव मेंटल स्टेज है, आपकी कमजोर स्वास्थ्य है और आपकी मानसिक स्थिति भी क्या है सही नहीं है, तो भी आप चीजों को भूलना शुरू कर देते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका ध्यान विकर्षण, डिस्ट्रैक्शन, अगर आपका क्या है ध्यान एक चीज से हटकर किसी दूसरी चीज में लग जाता है तो पहले वाली चीज को आप भूल जाते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका लैक ऑफ फेवरेबल कंडीशन, आपकी कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है उस चीज को याद रखने के लिए, तो भी आप भूल जाते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है इंटॉक्सिएशन, मादकता, जब आप क्या है नशीली चीजों का सेवन शुरू कर देते हो तो आप बाकी की चीजों को भूलना शुरू हो जाता है आपका, ठीक है। और इंटेंशन, नियत, अगर आपकी नियत किसी चीज को याद करने की है ही नहीं, आप नियत से पढ़ते ही नहीं हो तो चीजों को भूल जाओगे। तो ये कारण बताए हैं आपके इसके फॉरगेटिंग के, क्या क्या कारण है कि किन किन कारणों से आप चीजों को भूलते हो, ठीक है। जो इसमें बहुत सारे दे रखे 4-5 याद कर लेना। एक तो इंटरेस्ट नहीं था हमें इसलिए चीजें भूल गए, दूसरा लैप्स ऑफ टाइम, समय का लंबा अंतराल हो गया, तीसरा थकान के कारण भी, लंबी बीमारी के कारण, रट्टा लगाने के कारण, ठीक है, अभी प्रेरणा की कमी के कारण, और मादकता यानी कि जब हम अपने जीवन में बहुत सारी क्या है जब नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दे तो भी हम भूलना शुरू हो जाता है। अब है प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग फॉरगेटिंग, विस्मरण को कम करने की क्या क्या प्रक्रिया है, ठीक है। अब क्या है हमारा इसमें बताओ कितना दे रखा तुम्हारे में, प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग ऑफ फॉरगेटिंग। मैम 15 पॉइंट दे रखे हैं। मिनिमाइजिंग के यस मैम। मेरे में इसमें छोटा दे रखा है, तो चलो ठीक है, ये वाला मैन आप घर से पढ़ के आओगे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग ऑफ फॉरगेटिंग, विस्मरण को कम करने की प्रोसेस क्या है। कल कराऊंगी फिर इसको, कल एक तो ये करेंगे फॉरगेटिंग वाला, मिनिमाइजेशन वाला पॉइंट, और वापस आएंगे फिर हम क्रिएटिविटी के ऊपर। सानिया आप ये पढ़ के आओगे क्रिएटिविटी क्या होती है, और आरती आप ये मिनिमाइजेशन प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग। ओके मैम। ओके बेटे, कल हम इन दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, नहीं तो लीव कर सकते हो क्लास को। बाय मैम। बाय बाय बेटे बाय।